नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्टर्ड के इस सीरीज में। तो आइए ट्रांसफार्मर के इस सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से खत्म कर लिया और हमने समझ लिया कि ट्रांसफार्मर इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। तो आज हम लोग कंस्ट्रक्शन में समझेंगे कि ट्रांसफार्मर आखिरकार वर्क कैसे करता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के इस बेसिक फंक्शनैलिटी को समझने के लिए आइए कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करते हैं। भाई, कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें किन बातों पे गौर करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम एक ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक ट्रांसफार्मर में जो सबसे मेन पार्ट होता है इसका बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हमारा होता है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का कोर। ये जो कोर आप देख पा रहे हैं यही होता है, और इसके ऊपर हम लोग करते हैं वाइंडिंग। यानी कि ये कोर और वाइंडिंग इसका सबसे मुख्य भाग है, और इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए, ये सारे फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए बहुत से सब्सिडरी इसके पार्ट्स होते हैं। हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके वाइंडिंग और कोर के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई ये कैसा होता है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट अल्टीमेटली एक ट्रांसफार्मर का यही है। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो लेमिनेटेड कोर होता है। अब हम लेमिनेटेड क्यों कहते हैं, तो ये हमने आपको इंट्रो वाले वीडियो में भी बताया है, लेकिन फिर से जान लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा कोर है ना, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को स्टैक के फॉर्म में जमा के और उसको एक साथ वोल्ट कर देते हैं, एक साथ जमा देते हैं, तो हमारा ये पार्ट बन के आता है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीटली अलग अलग पार्ट है। आप ये देख सकते हैं कि ये सारा अलग अलग डिवाइडेड अलग अलग पार्ट्स है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है 3D में। चलिए हम एक और फिगर को आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे आप कंप्लीटली इसको देख सकते हैं, इसके अलग अलग पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, क्यों सॉलिड पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों इस तरह के लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग आगे ट्रांसफार्मर का जब लॉस पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको समझिए कि ये हमारा जो कोर है ना, इसी में हमारा फ्लक्स ट्रांसफर होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस प्राइमरी वाइंडिंग से हम लोग सोर्स से इसको करंट देते हैं। सोर्स यानी जहाँ से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको पावर देते हैं, सपोज P1 देते हैं। ठीक है, P1 देते हैं, और यहाँ पे हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा होता है, यहाँ पे हमें P2 मिल रहा होता है। ठीक है और अगर ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो हमारा वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। और ये हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से देख लिया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे चल के कि भाई ये, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो हम लोग कोर यूज़ कर रहे हैं ना, ये कोर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपको ये सीधे सीधे रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये कंप्लीट रेक्टेंगुलर है। आप मुझे ये बताइए कि क्या हम सर्कल के साइज का कोर यूज़ कर सकते हैं क्या? अगर हम रेक्टेंगुलर ना यूज़ करके अगर हम सर्कल यूज़ करें तो फिर क्या हो जाएगा? मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक सर्कल बना के। चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारा सर्कल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इसके साइज को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे।
मैं क्या करता हूँ, इसके साइज को थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसके आउटर रेडियस तक मैं रख लेता हूँ। जैसे ये यहाँ तक, ये ऊपर वाला यहाँ तक, ये ऊपर वाला यहाँ तक। आप चिंता ना करें, मैं क्या करूँगा कि मैं सर्कल को, ठीक है, और मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए इस फिगर से हम क्या समझने वाले हैं, हमने क्यों इतना मेहनत किया मैं बता देता हूँ। देखिए, हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंपेयर करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आखिर रेक्टेंगुलर कोर यूज़ करें तो हमें फ़ायदा होगा या सर्कुलर कोर यूज़ करें तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया कम पैरामीटर में सर्कल कवर कर ले रहा है, ठीक है। सर्कल का सरकमफेरेंस एक्चुअली कम होगा ना अगर इस एरिया के अलोंग आप घूमते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा वाइट कलर ले लेता हूँ, तो वाइट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिख जाए, वाइट या किसी और कलर से भी, सपोज वाइट ही ले लेते हैं। चलिए, तो आप अगर इसके अलोंग घूमते हैं, इसके अलोंग घूमते हैं, तो आपको कम डिस्टेंस तय करना होगा, कम दूरी तय करना होगा। यानी कि इस सर्कुलर कोर पे अगर मैं वाइंडिंग करूं तो मुझे कम मटेरियल लगेगा, कम कॉपर लगेगा, समझ पा रहे हैं ना। वहीं अगर मैं इस पे वाइंडिंग करूं तो मुझे ज़्यादा कॉपर लगेगा, ठीक है। मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा कॉपर लगेगा, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो किस पे वाइंडिंग करना आसान है, ऑफ कोर्स सर्कल पे आसान है, यानी कि सर्कुलर कोर हो तो हमारा बचत होगा। और आप देख सकते हैं कि चूंकि इस सर्कुलर कोर का एरिया भी कम है, अगर हम कंपेयर करें है पाई आर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस जो हमारा है वो कहीं ना कहीं इस रेक्टेंगुलर के, इस रेक्टेंगल तो वैसे स्क्वायर कह लेंगे, तो इसके रेडियस के हाफ है और उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑफ कोर्स ये एरिया जो है आप देख पा रहे हैं, फिगर में ही देख पा रहे हैं, तो ये एरिया कम है ना। सर्कल वाला एरिया कम है, वहीं रेक्टेंगुलर वाला एरिया ज़्यादा है, ठीक है। चूंकि एरिया ज़्यादा है यानी कि सिलिकॉन स्टील मटेरियल अगर मैं स्क्वायर वाला बनाता हूं तो मेरा सिलिकॉन स्टील का मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा सेम फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सेम फ्लक्स को कैरी करने के लिए। वहीं अगर मैं सर्कुलर बनाऊं तो हमारा कम लगेगा, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि अगर हम सर्कुलर कोर बनाते हैं तो हमारा बचत ज़्यादा होगा, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स कम मटेरियल से ही प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेहतर क्या होगा कि हम सर्कुलर कोर बनाएं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर हम एक सॉलिड स्ट्रक्चर यूज़ कर पाते तो शायद हम सर्कुलर को ही प्रेफर करते, लेकिन हमने क्या बताया कि हम यहाँ पे छोटे छोटे स्टैक को काट के उसको एक साथ छोटे छोटे पत्ती के फॉर्म में उसको एक साथ स्टैक करके ब्लेड के फॉर्म में और जमा के बनाते हैं। तो आप ही सोचिए ना, अगर मैं क्या करता हूँ कि इसको छोटे छोटे स्टैक के फॉर्म में बनाता हूँ और एक साथ जमाता हूँ, ठीक है, एक साथ जमाता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको एक साथ, ठीक है, इसी तरह से हम पूरा में कर लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम इसको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करने लग जाएं, ये सारे स्टैक को, ये पहला स्टैक, ये दूसरा स्टैक, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह से बहुत सारे स्टैक होंगे तभी तो जमाएंगे तो सर्कल बनेगा। और सबका साइज देखिए ना, सबका साइज वेरी कर रहा है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, यानी कि हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसका मैन्युफैक्चरिंग करना, समझ पा रहे हैं। और वहीं अगर रेक्टेंगुलर का करें तो ये बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। रेक्टेंगुलर का करें तो आप देख ही सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा, सारा का सारा सेम ही साइज का है, ठीक है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग आसान किसका है, रेक्टेंगुलर वाले का, लेकिन हमारा लॉस किस में कम हो रहा है, सर्कुलर वाले में। तो हम कहीं ना कहीं बीच में फंस जाते हैं। तो हम इंजीनियर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखिए कितना कितना खूबसूरत सॉल्यूशन अभी हम लोग निकालेंगे, ये आप देखते रहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसी के लिए हम लोग क्रूसीफॉर्म कोर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्रूसीफॉर्म कोर क्या है, सवाल आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये क्रूसीफॉर्म कोर क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाले को अभी के लिए आप कंसिडर ना करें, इस वाले को अभी आप कंसिडर ना करें। क्रूसीफॉर्म कोर किस तरह से हम लोग करते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम इस शेप का ले लेते हैं, यहाँ पे मैं बनाऊंगा तो शायद मैं विजिबल नहीं रहूँगा, यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो चलिए एक हम इस शेप का ले लेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे टाइम के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं कि लेक्चर लंबा ना हो जाए, तो भाई समझना है तो आपको पेशेंस से बैठना होगा, ठीक है। आप उसकी चिंता ना करें, हम जब नहीं करते हैं तो आपको क्यों करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये अब गोल नहीं है, ये एग्जैक्टली गोल नहीं है। अगर हम इस पे वाइंडिंग करें तो ये पूरा गोल नहीं है, लेकिन सर्कल के कहीं ना कहीं तो पास है, करीब तो है। अब हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा और पास चले जाएंगे, यानी कि हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोर, ठीक है। हमने क्या किया, अब थोड़ा सा और गोल हो गए, चाहेंगे तो थोड़ा और कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली हम सर्कल नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं सर्कल के करीब ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम चाहें तो और भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अब हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसका शेप निर्धारित करना आसान है, क्योंकि कुछ मटेरियल हम इस शेप का ले लेंगे, समझ पा रहे हैं, कुछ मटेरियल हम इस शेप का ले लेंगे, कुछ मटेरियल हम इस शेप का ले लेंगे, और कुछ मटेरियल हम इस शेप का ले लेंगे। तो अब हमारा शेप डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। मैंने 3D में भी यहाँ पे दिखा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। और इसी को आप बढ़िया से देखना चाहते हैं क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आप देख लीजिए वाइंडिंग के साथ सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं कि किस तरह से ये होता है एग्जैक्टली। हम चाहेंगे तो यहाँ पे और एक स्टेप ले सकते हैं इस तरह से, तो और हम सर्कल के कहीं ना कहीं करीब चले जाएंगे, लेकिन इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी ध्यान में रख के करना होता है काम, कि मैन्युफैक्चरिंग भी आसान हो और लॉस भी कम हो। चूँकि मैन्युफैक्चरिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि भाई हमारा लेमिनेशन किस तरह का होता है और किस तरह का लेमिनेशन बेटर होता है। तो भाई सर्कुलर लेमिनेशन बहुत बेटर होता है। कैसा? सर्कुलर। तो भाई सर्कुलर तो हम रख नहीं सकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सर्कुलर और रेक्टेंगल के बीच का रखते हैं। कहाँ का रखते हैं? सर्कुलर और रेक्टेंगल का बीच का, बीच के को कंसिडर करते हैं, ना सर्कुलर हो ना पूरा पूरा रेक्टेंगुलर हो। इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रूसीफॉर्म। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, आगे मैंने कहीं लिखा ही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रूसीफॉर्म सेक्शन, ठीक है, तो लिखा हुआ है। चलिए अब हम आ जाते हैं वाइंडिंग पे। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पहला भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई खास नंबरिंग नहीं किया गया है, ठीक है। तो वाइंडिंग के आधार पे जो है ना, यहाँ पे ट्रांसफार्मर को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन शायद आपने पहले लेक्चर में भी देख लिया होगा, कि वहाँ पे भी हमने कंस्ट्रक्शन के आधार पे इसको कोर टाइप और सेल टाइप में डिवाइड किया था। एक्चुअली ये हम लोग वाइंडिंग को करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कोर टाइप हो जाता है, ये हमारा सेल टाइप हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कोर टाइप को डिस्कस करते हैं कि कोर टाइप कैसा होता है। देखिए मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या करते हैं कि एक कोर बना लेते हैं ट्रांसफार्मर का, ठीक है, एक कोर बना लेते हैं। यहीं पे हम दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए एक कोर हम बना लेते हैं ट्रांसफार्मर का, और आपको पता है कि ये क्रूसीफॉर्म कोर होगा, लेकिन अभी के लिए हम रेक्टेंगुलर ही बनाते हैं चूँकि आसान है। अब कोर टाइप में क्या होता है कि इसके दोनों लिम्स पे, इसके दोनों लिम्स पे हम लोग कर देते हैं वाइंडिंग। किस तरह से? तो भाई कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, शायद आपने देखा भी था, और इधर हमारा हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो एक साइड हमने कर दिया प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा P1 देगा, इधर हमारा P2, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। समझ में आया? हमने क्या किया, कोर टाइप में दोनों के लिम्स पे, दोनों के एडजेसेंट लिम्ब पे वाइंडिंग कर दिया। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई सेल टाइप में हम क्या करेंगे, सेल टाइप में हम क्या करेंगे जरा वो भी देख लीजिए। तो सेल टाइप में हम क्या करेंगे, सेल टाइप में हम इस तरह से, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है।
सेल टाइप में हम इस तरह से कोर बना लेते हैं सबसे पहले, और सेल टाइप में हम क्या करते हैं ना, हम सेंट्रल लिम्स पे बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसके सेंट्रल लिम्स पे बाइंडिंग करते हैं। ये देख पा रहे हैं किस तरह से है। ठीक है, मैं वही ऑरेंज कलर ले लेता हूँ और ठीक है रेड आ गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग इस सेंट्रल लिम्स पे इस तरह से वाइंडिंग करते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ पे होगा, तो हम लोग दोनों वाइंडिंग यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग दोनों ही वाइंडिंग यहीं पे कर लेते हैं। दोनों ही वाइंडिंग को यहीं पे कर लेंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ठीक है, दोनों वाइंडिंग को। अब इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसको इस तरह से हमने आपको दिखा दिया है, इसको हम लोग इस तरह से एग्जैक्टली नहीं करते हैं, हम आगे दिखा देते हैं आपको किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये फिगर कोर टाइप का है। ठीक है, अगर हम सेल टाइप को देखें तो सेल टाइप का भी मैंने फिगर लिया होगा। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल फिगर है। हाँ, देखिए सेल, ये हमारा कोर है ना, ये सेंट्रल लिम्स पे हमने बाइंडिंग किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये हमारा प्राइमरी बाइंडिंग लो वोल्टेज वाला, फिर हाई वोल्टेज वाला। एल एल स्टैंड फॉर लो वोल्टेज, एल एच स्टैंड फॉर हाई, सॉरी एल एच स्टैंड फॉर लो, एल वी स्टैंड फॉर लो वोल्टेज, एच वी स्टैंड फॉर हाई वोल्टेज। अब सही है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था शुरू शुरू में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से इसका वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि सेल टाइप में हम लोग सेंट्रल लिम्स पे बाइंडिंग करते हैं और कोर टाइप में हम लोग आउटर लिम्स पे बाइंडिंग करते हैं। तो भाई इसका मेरिट डिमेरिट ये सब भी आप समझ पा रहे होंगे कि भाई इसमें देखिए, इसमें इंसुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितना है, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं ऑयल डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे कोई गैप होता ही नहीं है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, बहुत थोड़ा गैप है। तो इसको हम लोग लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। ये हम आगे डिफरेंस में भी देखेंगे। और इसको हम लोग हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, इसमें इसमें अगर हम देखें तो इंसुलेशन इज गुड, इंसुलेशन बहुत अच्छा है, इंसुलेशन इज वेरी गुड और गुड। इसमें इंसुलेशन अच्छा नहीं है, इंसुलेशन नॉट सो गुड। ठीक है, और इसमें फ्लक्स लीकेज कैसा है? फ्लक्स लीकेज इसमें ज़्यादा नहीं है। देखिए यहीं पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और यहीं पे इसको फ्लक्स मिल भी जाएगा, तो फ्लक्स लीकेज ऑफ कोर्स इसमें कम है। इसमें थोड़ा सा लॉस ज़्यादा है क्योंकि इसको पूरे लिम्स पे इस तरह से घूमना होगा। ठीक है, खैर आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो अभी आपने कोर टाइप को देख लिया कि इसके आउटर लिम्स पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं। पहले हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब हम लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, कौन सा, जब हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे, एक मिनट, लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे तो उसमें वायर कैसा रखेंगे? वायर थिक रखेंगे या थिन रखेंगे? थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा। अब देखिए चूंकि वोल्टेज लो है ना, तो वायर कैसा रहेगा? पतला रहेगा, थिन वायर रहेगा, THIN थिन। ये सब चीज़ें आप जानते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। हाई वोल्टेज में कैसा रहेगा? हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में मोटा यानी कि थिक वायर। यहाँ पे हम लोग थिक वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, और क्रूसीफॉर्म कोर है, ये सब तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे इसी फिगर को हमने थोड़ा और अच्छे से उसको ही दिखा दिया है। आपको नोट्स में बनाना हो तो आप ड्राइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इससे संबंधित हमने सारे पॉइंट्स आपको लिखवा दिए हैं। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन दिस ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग सराउंडेड, यहाँ पे लिख लीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, SURROUNDED, surrounded a considerable part of the core, so its name is core type transformer. ठीक है, the primary and the secondary winding are constructed on the opposite legs और limbs of the core। हमने आपको बता दिया है opposite side से होता है। ठीक है, but
इन द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हाफ ऑफ द प्राइमरी एंड हाफ ऑफ द सेकेंडरी। ये क्या कह रहा है ना कि आप यहाँ पे देखिए कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, यानी कि जनरली आजकल जो हम लोग यूज़ में लेते हैं उस ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि लीकेज कम हो। अभी आपको हमने क्या बताया कि यहाँ पे लीकेज ज़्यादा हो रहा है ना, तो भाई इंजीनियर के पास तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। देन वी आर द इंजीनियर, वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग ना। सो वी हैव डिसाइडेड टू डू वन थिंग। हम लोगों ने एक चीज़ करने का डिसीजन लिया। हम लोग ने सोचा कि इतना लंबा पाथ क्यों, इस पाथ को थोड़ा छोटा करते हैं। क्या हम लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ना इस पाथ को? तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इस सेम कोर को थोड़ा सा वाइंडिंग को मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए अब हम लोग किस तरह से वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि सेम हमारा यही कोर है, ठीक है। अभी हमने जो वाइंडिंग किया था ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। उसको किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे प्राइमरी वाइंडिंग, द सेम वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें को हमने सोर्स से करंट दिया था, ठीक है। अब हम किसी और कलर से, सपोज येलो कलर से यहाँ पे कर लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लिए सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अब जरा कंपेयर कीजिए कि इसका पाथ कितना कम हो गया ना, तो यहाँ पे लीकेज कम होगा, यहाँ पे स्मॉल लीकेज होगा ना, स्मॉल लीकेज, लीकेज कम हो जाएगा। लीकेज कम यानी कि एफिशिएंसी अच्छा, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आगे हम लोग चलते हैं, आगे और पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं। ये सेम ही पॉइंट्स था, ये जो 3-4 लाइन में लिखा हुआ है बाद में भी पढ़ लीजिएगा। देखिए टू स्ट्रिप, एल शेप, यू शेप, ये सब क्या है भाई? तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब जो हमने स्ट्रिप काटा था ना तो उसका शेप कैसा होगा, ये बस वही कह रहा है कि भाई आप एल शेप का ले सकते हैं 2 स्ट्रिप, यानी कि कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से स्ट्रिप काट के आप ले सकते हैं, उसको ज्वाइन करके बना सकते हैं। और यू शेप एंड आई शेप, यू शेप एंड आई शेप कहने का क्या मतलब है, मतलब एक यू शेप का इस तरह से ले लीजिए, एक आई शेप का ऊपर से ढक दीजिए, ठीक है। यू एग्जैक्टली ऐसा यू नहीं कह रहा है, ऐसा यू कह रहा है, ठीक है। और आई को लेके इस तरह से ढक दीजिए, तो ये सारे स्ट्रिप लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में ये लिखने के लिए ठीक बात है, लेकिन आप तो ये समझते हैं ना, ये सारी बेसिक चीज़ें आप आसानी से समझ ही सकते हैं। शेप्स आर इंटरकनेक्टेड टू मेक अ सिंगल यूनिट ऑफ कोर। मैंने बताया सॉलिड स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते, सिंगल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये पॉइंट्स थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्शन में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी का बात किया है ना, तो हमने आपको क्या बताया है कि भाई ये सोर्स से करंट आने वाला है, सोर्स से, और ये लोड पे जाने वाला है। तो आप सोर्स लोड को कंसिडर कीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी को मत कीजिए। लेकिन जनरली हम लोग क्या करें, आदत से मजबूर हैं तो कभी कभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को भी प्राइमरी सेकेंडरी एक्चुअली में कहते हैं। तो फिर आप देख लीजिए, उस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखेंगे। सिंस द एलवी वाइंडिंग इज easiest टू इंसुलेट, इट इज़ प्लेस्ड नियरेस्ट टू द कोर। अब देखिए कि पहले अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी कि पतला तार, पतला तार यानी कि पहले अगर लपेट देंगे ना तो वो एरिया कम लेगा, एरिया कम होगा तो उसको इंसुलेट करना आसान होगा। और फिर मोटे तार से हम लोग वाइंडिंग करेंगे, पहले पतले तार से, उसको कहते हैं लो वोल्टेज, फिर बीच में इंसुलेशन। देखिए कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का मतलब है कि देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कंप्लीट इलेक्ट्रिकली इंसुलेट होना चाहिए। तो बीच में इंसुलेशन, देन हाई वोल्टेज वाइंडिंग। समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। तो हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब सेल टाइप डिस्कस करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है और समय एक्चुअली में कम है। आप लोग कहते हैं ना वीडियो वगैरह लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे वही फिगर है, बीच वाले लिम्स पे हमने वाइंडिंग कर दिया है, ये सब आप समझ चुके हैं। तो इस पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आगे
द सेम फिगर वी हैव यूज्ड। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई ये हमारा जो है यहाँ सेंट्रल लिम्स पे इस तरह से हम लोग वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। इन द सेल टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मैग्नेटिक कोर कंसिस्ट ऑफ 3 वर्टिकल लेग्स एंड 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस। ठीक है, 3 लेग्स है, आप समझ रहे हैं। बीच वाले लेग्स पे हमने वाइंडिंग किया है। बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन द सेंट्रल लिम्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। एंड द 2 आउटर लिम्स प्रोवाइड द लो रिलक्टेंस फ्लक्स पाथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा है, जो आप लोग रीड कर लेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने ये इसलिए लिख के दे दिया है ना कि आप आंसर राइटिंग में लिख पाए। ठीक है, चलिए अब हम कोर टाइप और सेल टाइप में क्या करते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। नोट्स चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कल भी मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग, ये सारे डिफरेंस को आप पढ़ लीजिए। सेल इज सराउंडेड बाय द कोर, इस तरह से सिंगल पाथ ऑफ फ्लक्स इज प्रेजेंट इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे 2 डबल पाथ है, तो आप वो देख लीजिए। लीकेज फ्लक्स इज हाई, हमने आपको बताया कि लीकेज फ्लक्स हाई होता है, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स लेस होता है। क्यों भाई, तो इसके कंस्ट्रक्शन के आधार पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाइंडिंग करते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग करते हैं, तो इतना बड़ा पाथ है तो भाई लीकेज फ्लक्स तो होगा। और यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे वाइंडिंग चूँकि सेंट्रल लिम्स पे करते हैं, तो सेंट्रल लिम्स पे ही दोनों वाइंडिंग होता है, तो भाई लीकेज का तो सवाल ही नहीं होता है, बहुत कम होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर लो करंट एंड हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। हाई वोल्टेज क्यों, इंसुलेशन बहुत अच्छा है ना इसमें। कितना दूर दूर है, देखिए दूरी देखिए, बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक ऑयल रहता है। कौन सा ऑयल रहता है, पैंथोलिन ऑयल रहता है समथिंग, वो कुछ मिनरल ऑयल होता है, जनरली हम लोग जो ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेप वगैरह देख लीजिए, वही सेप वगैरह यहाँ भी देख लीजिए। मोर इंसुलेटिंग मटेरियल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे इंसुलेशन अच्छा चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन पहले से कम है ना, तो बहुत अच्छे से इंसुलेट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। यहाँ पे इंसुलेशन चूँकि बहुत अच्छे से हो जाता है, तो भाई दोनों के अपने फ़ायदे हैं। यहाँ पे लीकेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है अपने नए मॉडल के साथ। अभी आपने मॉडल भी देख ही लिया। चलिए अदर पार्ट्स के बारे में कंसिडर कर लेते हैं। ये आखिरी एक तरह से पॉइंट्स है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन को पढ़ने चलेंगे ना, आप कभी भी कंस्ट्रक्शन को पढ़ें ट्रांसफार्मर का, तो आप कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन को पढ़ें तो इसमें 3 पॉइंट को आप नेसेसरली ध्यान में रखें। सबसे पहला क्या, सबसे पहला इसका कोर, जो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा वाइंडिंग, ये दोनों इम्पॉर्टेंट, मेन इम्पॉर्टेंट। फिर ये सारे सब्सिडरी पार्ट, ये सारे सब्सिडरी पार्ट, ठीक है, जिसको हमने अदर पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर कह दिया। इसमें क्या है भाई, टैंक है जो कि लोहे का होता है, इसमें कोई नया बात नहीं है। कंजर्वेटर टैंक है, एक एक्स्ट्रा टैंक, ठीक है। बताएंगे फंक्शन क्या है, बकज, इसको बकज रिले आप कह सकते हैं। उसके बाद एक और रिले, एक सर्किट ब्रेकर, एक रेडिएटर, एक ब्रीदर, इसको ब्रीदर पढ़ना है, ठीक है। इसको टेम्परेचर गेज, ऑयल गेज, टर्मिनल बुशिंग, कूलिंग, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेशन। चलिए सबको थोड़ा थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डीप में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर देख लीजिए उससे पहले, ठीक है। आप लोग ट्रांसफार्मर देखना चाहते थे ना, तो यही ट्रांसफार्मर है। देखिए यही हमारा कंजर्वेटर टैंक है, ठीक है। ये हमारा मेन टैंक है, इसी में ऑयल भरा हुआ रहता है। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ये हमारा मेन टैंक है, लिख दें यहाँ पे लिख देते हैं मेन टैंक, ठीक है। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। ये हमारा रेडिएटर है, ये जो बाहर में देख रहे हैं ना, हीट सिंक भी कहते हैं, लेकिन अभी रेडिएटर। ये हमारा टर्मिनल बुशिंग है, इसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। लेकिन टर्मिनल बुशिंग का क्या काम है भाई, तो ये सारा करंट जो इतना हाई करंट अंदर से जो वाइंडिंग से आ रहा है ना, इस ऑयल
वायर के थ्रू, ये सारा जो आप देख रहे हैं ये वायर है, सबको इंसुलेट किया गया है कवर से, ठीक है। तो ये सारे वायर के थ्रू जो आ रहा है और जा रहा है ना, तो ये करंट इसके बॉडी में ना जाए, बॉडी में जाएगा तो क्या होगा भाई, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे इसके बेस के सहारे ये पोल पे जा सकता है ना, पोल में बहुत कोई भी टच हो सकता है तो फिर दिक्कत हो सकता है ना, तो इसीलिए इसके बॉडी में ना जाए, इसीलिए हम इसको प्रॉपरली इंसुलेट करते हैं इस सारे टर्मिनल बुशिंग की सहायता से, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको शायद ब्रीदर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ब्रीदर है हमारा, यहाँ पे ये ब्रीदर है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदर। देखिए ब्लैक वाले पे जाएंगे तो फिर लिखने में दिक्कत होगा, इसीलिए नहीं जाना चाहते। और ये आपका मेन टैंक है, मेन टैंक में ऑयल रहता है इसमें, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर गेज वगैरह दिख नहीं रहा है जो हम आपको दिखाएं। तो चलिए हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यानी टैंक को पढ़ते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज करूं, कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, चलिए ऑरेंज, ठीक है। टैंक को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा मेन टैंक है, दोनों फिगर दिया गया है, इस मेन टैंक में ऑयल भरा हुआ है, ये सारा टर्मिनल बुशिंग है जो अभी हम आपको बता रहे थे, ठीक है, सारा टर्मिनल बुशिंग है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का हो सकता है, नीचे वाला सेकेंडरी हो तो ऊपर वाला सारा प्राइमरी होगा, ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो कुछ तो होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा टर्मिनल बुशिंग, ये मेन टैंक में हमारा ऑयल, ठीक है। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है। तो मेन टैंक को आप लोग जान लीजिए। द कंप्लीट असेंबली ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर एंड वाइंडिंग आर प्लेस्ड इन अ सुटेबल कंटेनर कॉल मेन टैंक। सारा वाइंडिंग और कोर इसके मेन टैंक में है, और मेन टैंक में इंसुलेशन के लिए प्रॉपरली हम क्या करते हैं, ऑयल को फिल्ड कर देते हैं। द टैंक कंटेन्स द ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, विच प्रोवाइड कूलिंग। इसका काम दो है, एक तो कूलिंग करना है, ठंडा करना है, एक इंसुलेशन करना है, ठीक है। तो भाई ट्रांसफार्मर ऑयल का दो काम है, ट्रांसफार्मर ऑयल का कितना फंक्शन है, ट्रांसफार्मर ऑयल का 2 फंक्शन है, एक तो हमारा कूलिंग करता है, ठीक है, एक हमारा और क्या करता है, इंसुलेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक अभी आपने देखा, ये बाहरी टैंक जो है ये कंजर्वेटर टैंक है, किसी तरह से हमने इस फिगर को बनाया है, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जिस तरह से मेरा हो सके मैंने यहाँ पे कोशिश किया। ये हमारा ब्रीदर बनाने का हमने प्रयास किया है सॉरी। भाई ब्रीदर में क्या होता है ना कि ब्रीदर में इस तरह से सिलिका जेल भरा हुआ रहता है, इस तरह से छोटा छोटा सिलिका जेल। ब्रीदर लंग्स आप समझ सकते हैं एक तरह से, जिस तरह से हमारा लंग्स होता है ना उस तरह से ये है। ये क्या करता है कि एयर को इनटेक करता है, क्या करता है भाई, तो ये हमारा एयर को इनटेक करता है, ये हमारा एयर को इनटेक करता है, ठीक है। अब एयर में जो भी मॉइस्चर होगा ना, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला जो मटेरियल होता है वो होता है सिलिका जेल। आप लोग जब नया शू खरीदते होंगे, जूता वगैरह खरीदते होंगे, तो उसमें आपको जनरली मिलता होगा सिलिका जेल का पुड़िया, या फिर कोई भी नया सामान खरीदते होंगे जिसको स्पेशली मॉइस्चर से बचाना है, तो फिर आपको सिलिका जेल मिलता होगा। तो ये सारा क्या है, सिलिका जेल है, सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्रीदर, ब्रीदर यानी कि सांस लेने वाला। तो ये गया यहाँ पे। और कंजर्वेटर टैंक में हम लोग हाफ ऑयल फील्ड रखते हैं, कितना, आधा ऑयल, ठीक है, ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हाफ फील्ड रहता है, कितना, हाफ फील्ड। भाई इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ही क्या है, इसका यूज ही क्यों करते हैं। अब मान के चलिए कि ये कूलिंग करते करते मेन टैंक वाला ऑयल अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो, क्योंकि ये क्या करता है ना कि इसके हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसके हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करते करते ये खुद ही बहुत ज़्यादा हीट हो गया, खौलने लग गया, तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बहुत राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, यानी कि टेम्परेचर राइज किया तो भाई वॉल्यूम भी राइज करेगा। अब वॉल्यूम राइज करेगा तो हमारा ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है,
देख रहे हैं ना, यहाँ पे पाइप आ गया है, तो ये सारा ऑयल इसके थ्रू यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक में आएगा। ठीक है, अब इसको हम रखते हैं आधा फिल किया हुआ, पूरा नहीं भरते हैं। पूरा भरेंगे तो क्या होगा कि बाहर फ्लो होने लग जाएगा, बाहर ऑयल गिरने लग जाएगा, इसीलिए पूरा कभी नहीं भरते, हम लोग आधा भरते हैं। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा तो फिर भरते ही क्यों हैं, खाली रख देते हैं ना। तो खाली भी नहीं रख सकते। एक्चुअली क्या होता है कि ऑयल का नेचर होता है कि ये समय के साथ एब्जॉर्ब भी होगा ना बॉडी में एब्जॉर्ब होके ख़त्म भी तो हो जाएगा, या फिर एवोपोरेट भी तो होगा, ख़त्म होगा ना समय के साथ, उतना का उतना थोड़ी रहेगा। ठीक है, आज हमने जितना भर दिया कल भी मतलब एक लंबे पीरियड के बाद भी उतना ही नहीं रहेगा ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। जब ख़त्म होगा तो ऑयल का लेवल जब डाउन होगा यानी कि नीचे आएगा, तो ये क्या होगा कि आधा जो हमने भरा है ना, ये ऑयल यहाँ से आके इस टैंक को हमेशा फील्ड रखेगा। अगर फील्ड नहीं रखता है तो यहाँ पे अगर खाली जगह हो जाएगा ना, तो सारा खेले खराब हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और खाली जगह रहेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे ईडी करंट लॉस वगैरह हो सकता है, लॉस में हम पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसको आधा फिल करके रखते हैं, पूरा फिल भी नहीं करते और पूरा खाली भी नहीं रखते। चलिए, कंजर्वेटर टैंक को आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। यहाँ से क्या होता है कि भाई ऑयल का टेम्परेचर राइज होता है तो वॉल्यूम राइज होता है, वॉल्यूम राइज होता है तो यहाँ से ऑयल आता है और यहाँ पे लेवल हाई होता है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया फिर भी भर गया तो क्या होगा कि इस पाइप के सहायता से थोड़ा बहुत गिर जाएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, और यही ब्रीदर क्या करेगा, अंदर एयर ले जाने में भी मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़े हैं, आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब देख लेते हैं इस रिले को, बखोज रिले। दिस इज द गैस ऑपरेटेड प्रोटेक्टिव रिले, गैस से ऑपरेट हो रहा है ना, देख रहे हैं मेन टैंक से। इसका काम क्या है एक्चुअली, इसका काम यही है कि भाई ऑयल के लेवल को चेक करना, शॉर्टेज ऑफ ऑयल ना हो जाए उसको चेक करना, और प्रेजेंस ऑफ गैस है कि नहीं उसको चेक करना। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मेन टैंक से जो ऑयल कंजर्वेटर टैंक में जाता है ना, तो इसके पाइप में हम लोग ये रिले लगाते हैं। ये रिले एक्चुअली में कहाँ पे होता है, तो ये रिले होता है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के पाथ में, बीच रास्ते में। ठीक है, अब इस रिले में देखिए यहाँ पे क्या है, ऑयल गया हुआ है और यहाँ पे गैस वगैरह से ऑपरेट करता हुआ एक स्विच है। अब ये स्विच क्या है, ये एक अलार्म है। ये अलार्म क्या होगा, ये जैसे ही स्विच ट्रिप करेगा तो ये अलार्म बज जाएगा, और ये अलार्म सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देगा। ये अलार्म क्या करेगा, इसका अलार्म, इसमें बजेगा अलार्म, अलार्म बजेगा, ये अलार्म जो है मैसेज भेज देगा किसके पास, सर्किट ब्रेकर के पास, कि भाई बंद कर दो, सर्किट को ब्रेक कर दो। सर्किट ब्रेकर को ये मैसेज भेजेगा कि भाई तुम सर्किट को ब्रेक कर दो, बंद कर दो, ट्रांसफार्मर को रोक दो, क्योंकि अब ट्रांसफार्मर में हो गया है फॉल्ट। ठीक है, चलिए, तो आप आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से रिले है, सारा रिले का एक ही काम है कि एक सारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है। हमने रिले अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसी सिंगल रिले से सारा काम हो जाता है, हम लोग और भी बहुत सारा रिले यूज़ करते हैं। तो ये रिले सारा सेंसर है, एक तरह से सेंसर समझ सकते हैं, ये सेंस करता है और मैसेज भेजता है सर्किट ब्रेकर को कि भाई तुम ट्रिप कर दो सिग्नल, मतलब सर्किट ब्रेकर को मैसेज भेजता है कि ट्रिप हो जाओ, बंद हो जाओ। सर्किट ब्रेकर क्या है भाई, तो सर्किट ब्रेकर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको अगर कोई भी अनवांटेड मैसेज मिले तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर देगा। इसमें अगर हाई करंट आ जाए, हाई वोल्टेज आ जाए तो ब्रेक कर देगा। ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये स्विच जो आप देख रहे हैं ना, ये सर्किट ब्रेकर आपके घर में भी होता है। आपके घर में जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको हम लोग कहते हैं MCB। क्या कहते हैं, MCB। इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो आप इसका सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके घर में कुछ इस तरह से पाया जाता है, मीटर के पास लगा हुआ रहता है। तो क्या होता है ना कि हाई वोल्टेज और हाई करंट यानी कि फॉल्ट के सिचुएशन में क्या होता है कि ये स्विच ट्रिप हो जाता है और सर्किट ऑफ हो जाता है, सर्किट क्लोज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, मैनुअली जाके जब हम समझ लेते हैं कि हाँ कंडीशन सही हो गया है, तो हम मैनुअली जाके स्विच को ऑन कर देते हैं। समझ में आया, यही काम होता है हमारा सर्किट ब्रेकर का, ट्रांसफार्मर में भी और हमारे घर में भी, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ठीक है,
आगे रेडिएटर पढ़ते हैं। रेडिएट मतलब हीट को रेडिएट करने वाला। इसका मेन फंक्शन क्या है कि भाई ट्रांसफार्मर जो हीट होता है ना उसको रेडिएट करे, ठीक है, ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करे। और ये रेडिएटर कहाँ लगा होता है तो मैं आपको दिखाऊं। ये रेडिएटर मैंने आपको दिखाया भी है। ये सारा जो देखिए बाहरी वाला जो है ना प्लेट मेटल का, यही हमारा रेडिएटर है। इसके अलावे भी बहुत सारा है, कूलिंग ट्यूब आगे देखेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए ब्रीदर, ये देखिए इसके अंदर सिलिका जेल, ठीक है। ये क्या है? सिलिका जेल, सिलिका जेल, ठीक है। It is attached to the conservator tank and contains silica gel which prevent the transformer oil from moist होने से बचाएगा, ठीक है। The presence of even a small percentage of moisture in the oil, it lower the dielectric strength of the transformer considerably. अब आप मान के चलिए वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप मान के मत चलिए, ये है ही, ये आपने 3 इडियट में भी देखा है, ठीक है। तो पानी जो है वो बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। अब इसमें अगर मान के चलिए कि किसी भी अमाउंट में वाटर चल जाए, वो स्मॉल अमाउंट में भी चला जाए, तो वो जाएगा ट्रांसफार्मर के ऑयल में। और ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है ना वो डाई इलेक्ट्रिक होता है, वो किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन नहीं करता है। अब अगर वाटर उसमें भेज देंगे तो वो कंटेन करने लग जाएगा, फिर है प्रॉब्लम, तब दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है। आगे देखिए, ये हमारा है टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज मतलब थर्मोमीटर। ये बेसिकली हमारे उसका टेम्परेचर बता देगा कि भाई टेम्परेचर कितना है, थर्मो मतलब उसका ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इसी तरह से हमारा प्रेशर गेज भी होता है, जिसके बारे में लिखे हैं कि नहीं। ऑयल गेज होता है, प्रेशर गेज होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑयल गेज देख लीजिए, यहाँ से हम दिखा रहे हैं, ये इस तरह से मीटर है, यहाँ पे ऑयल दिखा रखा है कि भाई कितना है अंदर टैंक में। तो ये ऑयल गेज भी ज़रूरी है, इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि भाई कितना ऑयल है। अब ऑयल उछल के थोड़ी देखेंगे कि खाली हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टर्मिनल बुशिंग, इसका एक ही काम है कि भाई ये हमारा क्या करता है कि बॉडी को इंसुलेट करता है, इंसुलेट बिटवीन कंडक्टर एंड द टैंक, ठीक है। टैंक यानी बॉडी, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रिंगिंग आउट द टर्मिनल ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द टैंक। अब अंदर से तार को बाहर लाना है ना, तो इसी की सहायता से ही तो लाते हैं। द बुशिंग इज आइदर ऑफ पोर्सिलिन, किस मटेरियल का होता है? पोर्सिलिन का, ठीक है। ऑयल फील्ड और कैपेसिटिव टाइप, ठीक है, कैपेसिटर टाइप, ठीक है, इस तरह का होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, कूलिंग ट्यूब क्या होता है ये मैं बताना चाहता था। देखिए, जिस तरह से आपने रेडिएटर पढ़ा ना, हीट को रेडिएट करने वाला, आपने ट्रांसफार्मर का तेल पढ़ा, ऑयल पढ़ा, ये सारा कूलिंग करता है ना, इसी तरह से एक कूलिंग ट्यूब भी है। कूलिंग ट्यूब क्या है कि भाई ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है ना, हमारे ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है, सपोज ये हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर। अभी हम ये गैप क्यों दे रहे हैं आप अभी समझ जाएंगे। देखिए, मान के चलिए कि हमारा ट्रांसफार्मर का बॉडी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी पे इस तरह से ट्यूब बना देते हैं, इस तरह से हम लोग छोटे छोटे ट्यूब बना देते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब के सहायता से क्या होता है ना कि मैं दिखाता हूँ, ये हैंडल नहीं है ट्रांसफार्मर का, आपको क्या लग रहा है कि ये मग का हैंडल है ना, वैसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर का जो ऑयल है ना, इसके ट्यूब से होके गुजारेंगे। तो भाई ट्यूब से होके गुजारेंगे तो बाहरी जो टेम्परेचर है उसके साथ ये कांटेक्ट में आएगा। और ये चूंकि हाई टेम्परेचर रहेगा, ये लो टेम्परेचर रहेगा, तो इसको भी क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन करेगा, फिर ये ऑयल चल जाएगा अंदर। फिर अगर ये हाई होगा तो बाहर आ जाएगा, फिर ये घूम फिर के अंदर चला जाएगा। यानी कि बहुत गुस्से में होगा तो इसको हम थोड़ा बाहर घुमा देंगे, हवा हुआ खिला देंगे, तो ये सही हो जाएगा। बस इतना ही इसका काम होता है। टू ऑब्टेन द इफेक्टिव कूलिंग ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टैंक इज इंक्रीज बाय द कूलिंग ट्यूब, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है। भाई एफिशिएंसी तो बढ़ेगा ना अगर आप। अब एक महत्वपूर्ण चीज है डाई इलेक्ट्रिक और इंसुलेशन। वैसे ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने क्या बताया कि भाई ट्रांसफार्मर का जो मेन कोर है ना, कोर अंदर में जिसपे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तो वो उसको हम लोग इंसुलेट करने के लिए क्या करते हैं
पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक वायर को दूसरे वायर से इंसुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन टैंक में ऑयल फील्ड कर देते हैं। तो भाई उसी के लिए डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेशन लिखा गया है। इंसुलेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। एक ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरी तरह से इंसुलेशन चाहिए। प्रिवेंट लीकेज ऑफ द करंट एंड आइसोलेट द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। The insulating layer is provided between core and winding, ठीक है। लो वाइंडिंग एंड हाई वाइंडिंग हमने बताया भाई, वहाँ पे पेपर इंसुलेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फॉर बेटर इंसुलेशन द पेपर, बैकलाइट एंड प्रेस बोर्ड आर यूज्ड एज इंसुलेटर। ये तीनों VVI, क्या VVI याद कर लीजिएगा, ये तीनों मटेरियल इंपॉर्टेंट है VVI, पेपर, बैकलाइट और प्रेस बोर्ड, ठीक है। इसको हम लोग एज ए इंसुलेटर यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। हम लोग एज ए इंसुलेटर किस किस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, इंसुलेटर, ठीक है। पहला हमारा पेपर, ठीक है। दूसरा हमारा बैकलाइट, अच्छा तीसरा क्या है, प्रेस बोर्ड, प्रेस बोर्ड। और चौथा तो ऑयल हमारा खुद भी है, ऑयल भी तो एक इंसुलेटर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज टू फॉर प्रोवाइडिंग बेटर इंसुलेशन एंड कूलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। हमने बताया कि भाई नेचुरल मिनरल ऑयल, हमने पहले भी बताया कि भाई मिनरल ऑयल इज यूज इन द ट्रांसफार्मर फॉर इंसुलेशन। बात क्लियर है। तो आज के लेक्चर को हम लोग फाइनली यहीं पे क्या कर लेते हैं, यहीं पे हम लोग समाप्त कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। आज हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और ट्रांसफार्मर के अदर पार्ट्स को भी हमने देख लिया। आपके सिलेबस में था, क्या था आपके सिलेबस में, मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गया सिलेबस, हाँ ये आ गया, देख लीजिए। आपके सिलेबस में ही था भाई टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में सेल टाइप और कोर टाइप को डिटेल में पढ़ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ लिया अभी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद इसके पार्ट्स और फंक्शन को पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये सारे मटेरियल को भी हम पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को पढ़ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ना। तो डिफरेंट पार्ट्स को हमने पढ़ा ना, टैंक होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है, सारा चीज़ अभी तो हमने पढ़ा, रेडिएटर वगैरह, ब्रीदर वगैरह, तो ये सारा चीज़ हमने कर लिया है, ठीक है। अगर हम इसको अलग कलर से, अगर हम क्या करते हैं कि इसको वो कर देते हैं कि जो जो हमने कर लिया, ठीक है, ये सारा हमने कर लिया, ये होता क्यों नहीं है, तो ऐसे करते हैं। हाँ तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया, पार्ट्स हमने पढ़ लिया, फंक्शन वगैरह देख लिया, मटेरियल थोड़ा सा अभी नहीं देखे हैं, ठीक है, कभी देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हमारा प्रिंसिपल वगैरह बच गया है, तो हम एक दिन में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, EMF इक्वेशन और जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये सारा देख लेंगे एक ही दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाएगा। अभी समाप्त तो नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है आपके इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने 3 फेज ट्रांसफार्मर के सफ़र पे। लेकिन यकीन रखिए कि समय से पहले हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने 2 यूनिट ऑलरेडी ख़त्म कर लिया, ये तीसरा यूनिट चल रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करते रहिए, हम बिल्कुल टाइम पे मशीन को ख़त्म कर लेंगे और एकदम मचा देंगे इसमें, ठीक है। लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद आप सबका।